सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड्स मेड इजी। एम भारती कौशल और आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 ऑफ हिस्ट्री दैट इज किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स का थर्ड टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले टॉपिक की हेडिंग ही देख लेते हैं। सो इट स्टेट्स एन अर्ली एम्पायर। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है? अर्ली का मतलब होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अर्लीस्ट का मतलब सबसे पहला और अर्ली का मतलब पहला, मतलब पुराना, यू कैन से। एन अर्ली एम्पायर। एम्पायर बेसिकली क्या होता है? देखिए, एम्पायर कब हम एक चीज़ को कंसीडर करते हैं, तो जैसे सपोज कीजिए आपकी जो पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, प्रेस्टिजियस है, कि आपके जो किंगडम में हेरिडिटी चल रही है। ठीक है, अब वो जैसे जैसे हेरिडिटी मेंटेन रहेगी ना, कि जैसे सपोज एक कोई किंग था, ठीक है, आफ्टर ही डाइड उनका बेटा किंग बन गया, उसके बाद फर्दर वो प्रैक्टिस चलती रही, तो वो एक एम्पायर खड़ा हो गया। ठीक है, एक पर्टिकुलर नेम से एक एम्पायर खड़ा हो गया, एक डायनेस्टी खड़ी होगी। सो जो हेडिंग थी वो जस्ट बेसिक वन, कि एक तो इस हेडिंग से ही हमें स्टेट हो रहा है कि बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है, कि एक पुराने एम्पायर के बारे में वो डिस्कस करेगा जो काफी स्टार्टिंग में ही एस्टैब्लिश हो गया था फॉलोइंग द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो लेट अस स्टार्ट। द ग्रोथ ऑफ मगध culminated in the emergence of Mauryan Empire। देखिए, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट मगध, जो कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद था एंड काफी पावरफुल महाजनपद था बिकॉज ऑफ द रीजंस व्हिच वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। सो ये जो मगध था, इसकी जो ग्रोथ थी विद टाइम वो कम होने लगी। कैसे कम होने लगी या क्यों कम होने लगी? बिकॉज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ मौर्यन एम्पायर। देखिए, जो वर्ड लिखा है ना, कैलिमिनेटेड। देखिए, कलिमिनेटेड का मतलब होता है किसी चीज का अंत होना किसी इवेंट की वजह से। ठीक है, या अगर मैं आपको इस कॉन्टेक्स्ट में बताऊं कि जो मगध की जितनी ग्रोथ चल रही थी, कि जैसे उसका एग्रीकल्चर इतना प्रोडक्टिव था या वट एवर थिंग्स, एलिफेंट्स बहुत ज्यादा थे, वो चीजें ना खत्म होने लगी विद टाइम। क्यों होने लगी? वो एंड होने लगी एज अ रिजल्ट ऑफ इमर्जेंस ऑफ मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर के बारे में ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक आपकी एक छोटी सी मिस्ट्री खुल गई कि ये जो हेडिंग थी एन अर्ली एम्पायर, इसमें हम मौर्यन एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अब देखिए, मौर्यन एम्पायर के एक बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर रहे हैं। सो वैसे तो वो अशोका हैं, बट एट द सेम टाइम ऐसा भी कोई इंसान नहीं होगा जिसने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम ना सुना हो। सो चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर। ठीक है, मौर्यन एम्पायर के फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, एंड ही एक्सटेंडेड his control as far northwest as अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। ओके, सो अब जो मेन चीज है वो क्या है? अगर आपको याद हो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जितना भी एरिया था वो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया था। ठीक है, उसके अलावा बलूचिस्तान था, उसके अलावा अफगानिस्तान था, और हमारा जो जम्मू एंड गुजरात था। सो अब उस नॉर्थ वेस्ट में कौन सा एम्पायर आ गया था आफ्टर द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके कुछ समय बाद? सो इट वाज मौर्यन एम्पायर। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने लगा लीजिए लगभग जितना भी हड़प्पन सिविलाइजेशन का एरिया था उसे कॉन्कर कर लिया था। ठीक है, उसके अलावा एंड हिज ग्रैंडसन अशोका। ठीक है, अशोका उनके ग्रैंडसन थे, उनके पोते थे। सो अशोका द ग्रेट, जिन्हें हम इस नेम से जानते भी हैं, he also became most famous ruler of early India, conquered कलिंगा। और आपका ये जो कलिंगा है, ये आपका प्रेजेंट डे ओडिशा है, जैसे ये मेंशन भी किया गया। ओडिशा जो आपका यू कैन से एक साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ पड़ता है, स्लाइट साउथ ईस्टर्न, नॉट दैट मच। सो ये आपका एक इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने ये पढ़ लिया कि जो मगध था, मगध महाजनपद था, उसकी जो ग्रोथ थी विद टाइम वो खत्म होने लगी, क्योंकि एक नया एम्पायर आ रहा था एंड इट्स नेम वाज मौर्यन एम्पायर। एंड मौर्यन एम्पायर के जो फाउंडर थे इट वाज चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट की तरफ कंट्रोल अपना सारा ले लिया था, अफगानिस्तान बलूचिस्तान के साइड में। बलूचिस्तान मैंने आपको बताया भी है, पाकिस्तान का एरिया है। ओके, उसके अलावा फिर जो उनके ग्रैंडसन आए, अशोका आए, अशोका ने कलिंगा को भी कॉन्कर कर लिया था, और कलिंगा हमारा प्रेजेंट डे ओडिशा में आता है। सो अब हम इसका फर्स्ट सब टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। सो इट इज फाइंडिंग आउट अबाउट मौर्यास की, मौर्यास की मतलब या मौर्यन एम्पायर की जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें कैसे मिली है, अब हम वो यहाँ पढ़ेंगे। सो हिस्टोरियंस हैव यूज्ड सोर्सेस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर।
और ये ना जरूर पढ़ना, क्योंकि ये अभी आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरह भी ये काम करेगा, क्योंकि जो 2023 का बोर्ड एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि जो मौर्यंस हैं उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से मिली है उसके बारे में हमें लिखना था। तो ध्यान से देखिएगा कि बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। अब वो कौन कौन से सोर्सेज हैं? सो दीज आर आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स। तो जितनी भी आर्कियोलॉजिकल चीजें होती हैं, आर्कियोलॉजिकल चीजें क्या होती है? तो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है स्कल्पचर का। स्कल्पचर बेसिकली स्कल्पचर आप कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ना। जैसे अब ये अगर सपोज ये पुराने टाइम से रिलेटेड हो तो ये आपका स्कल्पचर की तरह काम करेगा, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट्स जिनकी एक हिस्टोरिकल वैल्यू है, ठीक है, दोज आर स्कल्पचर्स। सो also valuable are contemporary works such as the account of Megasthenes, and he was a Greek ambassador to the court of Chandragupta Maurya which survives in fragments। तो सबसे पहला जो उन्होंने मेंशन किया है कि हमें मौर्यन एम्पायर की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो वो कह रहे हैं थ्रू मेगास्थनीस अकाउंट। और ये मेगास्थनीस थे, वो क्या थे? वो एम्बेसडर थे इन कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। एम्बेसडर क्या होते हैं? एम्बेसडर्स आर काइंड ऑफ डिप्लोमैट्स, ठीक है, जो कि लाइक एक काफी एक ब्यूरोक्रेटिक वे में काम करते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना एक कंट्री का कोई एम्बेसडर होता है, तो एम्बेसडर इज लाइक जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके किसी एरिया को, आपके किसी कंट्री को ही या आपके एम्पायर को, ठीक है। सो ही वाज एन एम्बेसडर मेगास्थनीस, और कहाँ पे थे? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में थे। सो फर्स्ट हमें ये मिला आर्कियोलॉजिकल फाइंड जिसके थ्रू हमें मौर्यन की हिस्ट्री पता चली, दैट वाज मेगास्थनीस अकाउंट्स। सेकंड, सो अनदर सोर्स इज दैट ऑफन यूज्ड एज अर्थशास्त्र। तो जो ये अर्थशास्त्र जो थी हमारी, parts of which were probably composed by Kautilya and Chanakya, traditionally believed to be the minister of Chandragupta Maurya, ठीक है। जो सेकंड सोर्स है जिसके थ्रू हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चला है, तो इट इज अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य या चाणक्य ने लिखी हुई थी। और ये आपका 1 मार्कर के लिए जरूरी है, हु रोट अर्थशास्त्र। मेनली इट इज कौटिल्य, बट चाणक्य भी देखो और में ही लिखा गया, एज इफ दे आर ऑल्सो नॉट श्योर। बट अगर आप किसी ल्यूसेंट वगैरह की बुक में देखेंगे तो वहाँ डायरेक्टली कौटिल्य ही लिखा गया है। तो इन केस अगर आपके पास ये ऑप्शंस में आता है तो वैसे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौटिल्य ही रहेगा, पर अगर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना तो वो यूजुअली एक को ऑप्शन में नहीं डालेंगे, है ना। सो बट फिर भी आप दोनों नेम याद रखना। नोबडी नोस एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन वो किस तरह से उसको फ्रेम करके देंगे। सो जो अर्थशास्त्र है ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है अबाउट जिसके थ्रू हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है, ठीक है। बिसाइड्स मौर्याज आर ऑल्सो मेंशन्ड इन लेटर बुद्धिस्ट, जैन एंड पुराणिक लिटरेचर एज वेल एज संस्कृत लिटरेरी वर्क्स। और इसके अलावा मौर्याज के बारे में जैसे बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट्स में महाजनपद का मेंशन था ना, उसी तरह बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट्स में मौर्यन के बारे में भी काफी चीजें मेंशन्ड हैं। नाउ while these are useful, the inscriptions of Ashoka on rock and pillars are often regarded as the most valuable resources। कि चलो ये सब चीजें तो है ही कि मेगास्थनीस का अकाउंट है, अर्थशास्त्र है, ठीक है, या फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जैन टेक्स्ट है, बट उसमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। इंस्क्रिप्शंस मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे हम अपनी 4th 5th में नहीं क्या करते थे, बेंचेस पे कंपास ले लेके अपना नाम लिख दिया करते थे, इंस्क्राइब कर दिया करते थे, तो वैसे ही अशोका के बारे में काफ़ी सारी जो इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, जिसमें हमने बताया भी था कि अशोका को पियादासी के नाम से रेफर किया गया है उन इंस्क्रिप्शंस में। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं, आर द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्सेज अबाउट मौर्यन एम्पायर, ठीक है। सो देखिए अब ये इंस्क्रिप्शंस कहाँ थी, तो ये रॉक्स पे थी, जैसे मैंने बताया था पत्थरों पे थी। उसके अलावा पिलर्स पे भी इंस्क्रिप्शंस मिली हुई हैं अबाउट अशोका, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Ashoka was the first ruler who inscribed his messages to his subjects and officials on stone surfaces like natural rocks as well as polished pillars। ये आपका 1 मार्कर के लिए हो सकता है। तो name the ruler who first established the use of inscriptions during Mauryan Empire, that was Ashoka। कि inscriptions की तो सबसे ज़्यादा
अगर कहीं पे भी बात है तो वो अशोका से ही स्टार्ट हुई है, क्योंकि अशोका ने ही सबसे पहले हर चीज को इंस्क्राइब कराना शुरू किया था इन पिलर्स, रॉक्स या कुछ भी पॉलिश्ड मटेरियल्स। ओके, नाउ he used inscriptions to proclaim what he understood to be dhamma. Yes, this dhamma is really important. ठीक है, इस धम्मा के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको एक बार के लिए याद करने ही करने हैं। सो देखिए, अभी ये क्या कह रहा है कि अशोका जो है अपने इंस्क्रिप्शंस इसलिए लिखवाते थे ताकि वो अपना जो धम्मा है, धम्मा इज सम रूल जो वो फॉलो किया करते थे, तो उस धम्मा का प्रचार कर सके, लोगों तक पहुंचा सके कि आप इन चीजों को फॉलो कीजिए। अब देखिए वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। सो दिस इंक्लूडेड, ये याद रखना धम्मा वर्ड, ठीक है। सो दिस इंक्लूडेड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, की बड़ों की इज्जत करना, ठीक है, ये कुछ प्रिंसिपल्स थे अंडर हिज धम्मा, ठीक है। देन जेनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स, ठीक है। जेनरोसिटी क्या होता है, जेनरस एटीट्यूड क्या होता है, जब आप एक बहुत ही एक बहुत खुले दिल से दान करने वाले इंसान, ठीक है, दैट्स अ जनरस पर्सन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि बड़ों की इज्जत करेंगे, सेकेंडली कि ब्राह्मण की तरफ काफी अपना दयालुपन रखेंगे। उसके अलावा those who renounce the worldly life, अच्छा उनके लिए भी काफी जनरोसिटी रखेंगे जिन्होंने अपना ये जो दुनियादारी है वो सारी छोड़ दी है और वो अपना लाइक एक बहुत ही नॉर्मल सादी जिंदगी पे आ गए, जैसे साधु जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, कि जिन्होंने मोह माया को त्याग दिया है और वो सिर्फ एक नॉर्मल सादा जीवन जी रहे हैं, उनकी तरफ भी जेनरोसिटी रखना, उनकी तरफ भी एक दयालुपन रखना, एक प्रेम भाव, सेवा भाव रखना। देन ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली, ठीक है, जितने भी सर्वेंट्स हैं या जितने भी लोग राजा को सर्व कर रहे हैं उनको बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट से सर्व करना, मतलब उनको भी उनकी डिग्निटी देना। उसके अलावा रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन्स, जैसे अब हमारा इंडिया इट्स अ सेक्युलर कंट्री बिकॉज इट कीप्स अ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एवरी रिलीजन, तो वैसे ही अशोका का भी मानना था कि वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स एंड ट्रेडिशंस अदर देन वंस ओन, ठीक है, कि अपने रिलीजन की तरफ जो भी हमारा ध्यान है, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी हम लाइक करते हैं अपने रिलीजन के लिए इज फाइन, बट एट द सेम टाइम दूसरे रिलीजन को भी हम अच्छे से सर्व करें, उसकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करें जितनी हम अपने की कर रहे हैं। सो बेसिकली सॉरी, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि अशोका ही पहले रूलर थे जिन्होंने इंस्क्रिप्शंस का इस्तेमाल करना शुरू किया या करवाया, जिसके थ्रू वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो धम्मा है यानी कुछ प्रिंसिपल्स हैं उन्हें वो एक पब्लिसाइज करना चाहते थे, जिसमें उन्होंने बताया दैट वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, सेकेंडली कि वी शुड बी जनरस टुवर्ड्स ऑल द ब्राह्मण्स एंड दोज पर्सन्स हु हैव जस्ट लेफ्ट ऑल दिस वर्ल्डली लाइफ और वो सिर्फ एक सादा जीवन जी रहे हैं। उसके अलावा सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करना उसमें उन्होंने सिखाया, और उसके अलावा कि जो जितने भी स्लेव्स हैं, सर्वेंट्स हैं, उनको काइंडली ट्रीट करना सिखाया। सो दिस वाज अबाउट हिज धम्मा। नाउ अब हम इसके सेकंड सब टॉपिक पे चलते हैं। सो इट इज एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यस, एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर, देखिए नेम से ही पता चल रहा है एडमिनिस्ट्रिंग, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उस एम्पायर को चलाना, उस एम्पायर को रूल करना, ठीक है। सो there were 5 major political centers in the empire, ठीक है। अब ये पूरा एम्पायर के बारे में बताएगा। शुरू में उन्होंने ये बता दिया कि जो डायनेस्टी थी उसमें कैसे कैसे रूलिंग रही, उसके अलावा ये भी बता दिया उन्होंने कि क्या क्या सोर्सेज रहे जिसके थ्रू हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चला, एंड देन ये भी हमें पता चल गया कि अशोका ने इंस्क्रिप्शंस का इस्तेमाल क्यों किया। अब ये बताएगा अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर, कि कैसे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। तो उसमें वो कह रहा है कि देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स, मतलब 5 मेन पॉलिटिकल सेंटर्स थे, मतलब 5 एक रूलिंग सेंटर्स थे विद इन दिस एम्पायर। सो इट वाज द कैपिटल पाटलिपुत्रा, जैसे मैंने आपको बताया कि मगध की भी कैपिटल पाटलिपुत्रा थी, है ना। सो वैसे ही मौर्यन एम्पायर की भी जो कैपिटल थी इट वाज पाटलिपुत्रा। एंड द प्रोविंशियल सेंटर्स ऑफ तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली एंड स्वर्णनगरी, ठीक है। सो स्वर्णनगरी मतलब एक सोने की नगरी, है ना, स्वर्ण बोलते हैं ना, सो इट इज सोना। स्वर्णनगरी ऐसे आई थिंक अब तो सबको ही पता होगा बिकॉज एवरीबडी
हैज वॉच्ड KGF, तो इट इज फ्रॉम कर्नाटका, ठीक है, दैट्स मतलब स्वर्ण नगरी आपकी जो है कर्नाटका में है. सो ऑल मेंशन्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शंस. तो जो 5 पॉलिटिकल सेंटर्स मैंने आपको बताया ना, तक्षशिला, उज्जैनी, स्वर्णनगरी, तोशाली एंड पाटलिपुत्रा, ये पांचों आपके पॉलिटिकल सेंटर्स थे उस टाइम में मौर्यन एम्पायर के. So, if we were to examine the content of the inscriptions, we find virtually the same message engraved everywhere. ठीक है, अब किसी भी इंस्क्रिप्शन को आप आज के समय में देखेंगे ना, आप देखेंगे कि हर इंस्क्रिप्शन पे एक ही मैसेज है. तो डेफिनेटली वो तो एक कॉमन सेंस की बात है, वो यही दर्शा रहा है कि हर जगह एक ही रूलिंग चली है, इस वजह से हर जगह एक ही मैसेज है ना. सो फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान टू आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड उत्तराखंड, मतलब हर जगह सेम रूलिंग है, सेम इंस्क्रिप्शंस में सेम चीजें एनग्रेव्ड है. सो historians have increasingly come to realize that this is unlikely. अब वो कहते हैं कि just a second, एक क्वेश्चन था यहाँ पे मुझसे मिस हो गया. Could this vast empire have had a uniform administrative systems? So अब देखिए, जब हमने ये देखा कि हर जगह सेम ही मैसेज एनग्रेव्ड है, हर इंस्क्रिप्शन में एक ही मैसेज एनग्रेव्ड है, तो लोगों ने सवाल करना शुरू किया कि हर जगह सेम एडमिनिस्ट्रेशन है. टू बी ऑनेस्ट, देखो मुझे भी पढ़ के यही लगा कि अगर हर जगह सेम मैसेज है तो दैट मीन्स हर जगह सेम ही एडमिनिस्ट्रेशन होगा. लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियंस का क्या मानना है कि ऐसा नहीं था. ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता. The regions included within the empire were just too diverse. और हिस्टोरियंस ने इसके पीछे क्या आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन हो. सो इट वाज बिकॉज क्योंकि विद इन दैट एम्पायर, विद इन दैट पॉलिटिकल सेंटर्स, वो इतने डाइवर्स थे, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी इन ऑल द रिस्पेक्ट्स. सो इमेजिन द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द हिली टेरेन्स ऑफ अफगानिस्तान एंड ओडिशा. डेफिनेटली देखिए, अब आज के टाइम में भी ये सेपरेट कंट्रीज के पार्ट हैं, तो ऑब्वियसली उस टाइम में भी डाइवर्सिटी तो होगी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन डोमिनेशन कह सकते हैं आप. सो ऑब्वियसली यू कैन नॉट से दैट जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो यूनिफॉर्म था थ्रू आउट द एम्पायर. क्यों? क्योंकि वहाँ पे डाइवर्सिटी ही बहुत ज़्यादा थी. नाउ it is likely that administrative control was strongest in areas around the capital. और ये तो बहुत ही एक सिंपल सी बात है. जैसे हम बोल भी रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कैपिटल सिटीज़ होती थी वो फोर्टिफाइड होती थी, मतलब वेल मेंटेन्ड होती थी. एंड डेफिनेटली जो आपकी कैपिटल सिटी होती है, किसी भी स्टेट की जो भी कैपिटल सिटी होती है ना, यूजुअली उसको काफ़ी मेंटेन करके रखा जाता है ना, क्योंकि वो बेसिक उस पर्टिकुलर स्टेट का वो रिप्रेजेंटेशन है ना. सो अब जैसे हमारी दिल्ली है, अब हमारे पूरे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, तो दिल्ली का एक खास ध्यान रखा जाता है ना. तो डेफिनेटली जो भी कैपिटल सिटी होती होगी उसकी एक स्ट्रॉन्गेस्ट वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा ना, क्योंकि वो तो बिल्कुल सेंटर है ना, नर्व सेंटर है वो एक पर्टिकुलर स्टेट का. एंड द प्रोविंशियल सेंटर्स. सो दीज सेंटर्स वर केयरफुली चोजन, बोथ तक्षशिला and Ujjaini being situated on important long distance trade routes. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ था, कैपिटल के अराउंड था. और अभी जो तक्षशिला और उज्जैनी थी, मतलब अब देखिए 5 पॉलिटिकल सेंटर्स की बात की गई थी ना, इट वाज तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली, पाटलिपुत्रा एंड स्वर्णनगरी. तो उन सब की एक अलग अलग इंपॉर्टेंस इन्होंने बताई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि जो तक्षशिला और उज्जैनी थी, ये क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स पे प्रेजेंट थी, तो इनकी ट्रेड में काफ़ी सिग्निफिकेंस थी. ठीक है, उसके अलावा जस्ट अ सेकेंड, जिससे कि आप ये देख भी सकते हैं कि दिस इज उज्जैनी. सो ये जो उज्जैनी आपकी ये एक स्पेशल ट्रेड रूट पे प्रेजेंट है, यहाँ से ट्रेड होता होगा. सो क्योंकि ये एक ट्रेड रूट पे प्रेजेंट है, इस वजह से इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस थी. एट द सेम टाइम तक्षशिला इज ऑल्सो देयर, बट करंटली आई एम नॉट एबल टू लोकेट इट. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. यस, तो यहाँ से आपको एक तो चीज़ क्लियर होगी कि उज्जैनी की ज़्यादा स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस क्या थी कि वो एक ट्रेड रूट पे प्रेजेंट थी. देन नेक्स्ट इज स्वर्णनगरी. एज द नेम सजेस्ट, एक स्वर्णनगरी इज लाइक सोने की नगरी.
इट वॉज पॉसिबली इम्पॉर्टेंट फॉर टैपिंग द गोल्ड माइंस। और गोल्ड माइंस आपकी सबको पता होगी कि वो कहाँ पे है, कर्नाटका में है, स्वर्ण नगरी हमारी। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये इन्होंने इंपॉर्टेंस हमारी बता दी। नाउ अब देखिए कम्युनिकेशन अलोंग बोथ लैंड एंड रिवरन रूट्स वाज वाइटल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द एम्पायर। अब देखिए कोई भी चीज को आपने चलाना है, रेगुलेट करना है, तो डेफिनेटली एक कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। इवन आप कोई एक ग्रुप ही लगा लीजिए, जब तक उस ग्रुप में कोई लीडर नहीं ना होगा जो आपको टाइमली मोटिवेट करेगा, आपको कोई इंस्ट्रक्शंस देगा, तब तक आप वैसे ही कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे वो कोई गेम की टीम है या चाहे वो कोई आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम ही क्यों ना हो। तो वैसा ही यहाँ पे था कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी था अलोंग बोथ लैंड एंड रिवरन रूट्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एम्पायर, कि लैंड के थ्रू भी काफी ज्यादा कम्युनिकेशन मेंटेन किया जा रहा था एंड एट द सेम टाइम वाटर के थ्रू भी कम्युनिकेशन को मेंटेन करना जरूरी था ताकि एम्पायर को चलाया जा सके। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस आपकी वाटरवेज की थी, क्योंकि कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट होनी होती थी तो इट वाज थ्रू वाटरवेज ओनली। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे एरोप्लेन्स वगैरह तो थे नहीं। नाउ जर्नीज फ्रॉम द सेंटर टू द प्रोविंसेस could have taken weeks if not months। और ऑब्वियसली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कोई भी चीज को उस टाइम पे समय लगता था। अब आज के टाइम पे हमारे पास एरोप्लेन्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू बहुत इजीली ट्रांसपोर्टेशन हमारा पॉसिबल हो जाता है, फास्ट होता है क्योंकि वो काफी। बट अब उस टाइम पे शिप्स के थ्रू कोई चीज जानी है या फिर वो थ्रू लैंड ही जाएगा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ टाइम तो वहां पे लगता ही था। कुछ दिन लग जाते थे, ठीक है, या कुछ हफ्ते लग जाते थे, कुछ महीने लग जाते थे। सो this meant arranging for provisions as well as protection for those who were on move। तो फिर अब क्या किया जाता था इन चीजों को मेंटेन करने के लिए फिर क्या किया जाता था? तो कुछ ना कुछ प्रोविजंस बनाई जाती थी ताकि उन लोगों की सहायता की जा सके जो इस मूव पे हैं। ठीक है, ये ना आप अपना एक चैप्टर आएगा आपका ट्रैवलर्स वाला, उसमें भी आप पढ़ोगे, जिसमें इब्न बतूता ने मेंशन किया है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जब भी जाता था ना थ्रू वाटरवेज, तो वहां पे रिस्क बहुत होता था। जैसे लुटेरे, चोर लुटेरे जहाज वगैरह के थ्रू जो आते थे, अटैक करते थे, लूट के ले जाते थे। तो ऑब्वियसली अब इस टाइम में भी यही प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, जैसे कि आप नोबिता डोरेमोन में देखते भी हो, समुद्री जहाज आ रहा है एंड दे आर कमिंग टू अटैक अस एंड व्हाटसोएवर। सो वही चीजें वो यहाँ कह रहा है कि अब क्योंकि चीज़ों को ट्रांसपोर्ट होने में इट वाज ओनली थ्रू वाटरवेज, तो उस वाटरवेज में जितने भी लोग जाते थे जिसमें इतना टाइम लगता था, तो वहाँ पे प्रोटेक्शन वाज रियली इंपॉर्टेंट फॉर दोस्त जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। सो इट वाज ऑब्वियस दैट द आर्मी वाज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स फॉर इंश्योरिंग द लेटर। तो उस प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए आर्मी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। एंड ये मेगास्थनीज के अकाउंट्स में मेंशन भी है कि एक कमेटी होती थी जिसमें 6 सब कमेटीज थी फॉर कोऑर्डिनेटिंग द मिलिट्री एक्टिविटी, कि ताकि एक प्रोटेक्शन को इंश्योर किया जा सके वाइल ऑन मूव। तो उस टाइम पे एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी फर्दर 6 सब कमेटीज थी, ठीक है, जो कि इस काम को इंश्योर करती थी। सो जो पहली सब कमेटी थी वो किसकी तरफ देखती थी? तो इट लुक्ड आफ्टर द नेवी, मतलब जितनी भी नेवल फोर्सेस, मतलब जो वाटर या शिप्स के थ्रू जो काम करती थी, वो सारी फर्स्ट सब कमेटी देखती थी। उसके अलावा जो सेकंड सब कमेटी थी आपकी, वो ट्रांसपोर्ट और प्रोविजंस को इंश्योर करती थी। मतलब कि जैसे सपोज एक जगह से दूसरी जगह जब कोई जहाज जा रहा है, तो उस टाइम पे जो उनका खाना है या उनकी जो शिप की रीफ्यूलिंग है ना, वो सब इंश्योर करने का काम किसका था? सेकंड सब कमेटी का था। देन थर्ड सब कमेटी का काम क्या था? इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुट सोल्जर्स। फुट सोल्जर्स जो मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था, तो इट इज टॉकिंग अबाउट द स्टैंडिंग सोल्जर्स। ठीक है, स्टैंडिंग आर्मी जो थी, जो ऑन फुट लैंड पे चलती थी। देन द फोर्थ सब कमेटी वाज फॉर हॉर्सेस। ठीक है, जैसे 3 टाइप की आर्मी बताई थी ना मैंने आपको, एक मैंने आपको स्टैंडिंग बताई थी, एक मैंने आपको एलिफेंट्स वाली बताई थी, एक मैंने आपको हॉर्सेस वाली बताई थी। तो जो फोर्थ सब कमेटी थी वो किसको मैनेज करती थी? तो वो हॉर्सेस को मैनेज करती थी। अब आपकी जो फिफ्थ सब कमेटी थी वो किसको मैनेज करती थी? चैरियट्स को करती थी। चैरियट्स में आपके यही आते हैं, हॉर्सेस वगैरह ही आते हैं। देन जो सिक्स सब कमेटी थी ना आपकी, चैरियट्स आपके, आप कह सकते हैं जो एक स्पेसिफिक वर्ड होता है उसका, आई एम नॉट एबल टू करंटली मेमोराइज इट।
आई डेफिनेटली टेल यू बाय द एंड ऑफ द वीडियो। सो ठीक है, 5th सब कमेटी आपकी चैरियट्स को देखती थी और जो 6th सब कमेटी है वो एलिफेंट्स को देखती थी, जो एलिफेंट वाली आपकी आर्मी थी उसको देखा करती थी। सो द एक्टिविटीज ऑफ 2nd सब कमेटी वर रेदर वेरिड। अब देखिए, क्योंकि जो 2nd सब कमेटी है, जब उसका काम ही आपका चीजें इंश्योर करवाना है तो डेफिनेटली अब उसका काम वेरी करेगा ना। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हो सकता है वो बुलक कार्ट्स को अरेंज करिए, जो आपके जो ये होते हैं क्या बोलते हैं इनको, टांगे, यस टांगे बोलते हैं ना, उनको अरेंज कराती थी टू कैरी द इक्विपमेंट, ताकि वो हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी 2nd कमेटी और उसका काम क्या था, इट वाज प्रोक्योरिंग फूड, जैसे मैंने आपको बताया है कि सोल्जर्स के लिए खाना अरेंज करना, ठीक है, या सोल्जर्स के लिए कुछ भी प्रोविजंस जो हैं वो अरेंज करना। देन फॉर्डर फॉर एनिमल्स, क्योंकि देखिए जो चैरियट्स होते हैं, चैरियट्स को खींचने के लिए टांगा ही होता है, यस चैरियट इज ऑल्सो अ टांगा, जिसको घोड़े खींचते हैं मेनली। सो जो चैरियट्स हैं उनको खींचना एनिमल्स का काम है। तो जो एनिमल्स हैं अब उनको भी तो खाना तो चाहिए ना, हम ह्यूमंस कोई भी काम करते हैं एटलीस्ट वी नीड फूड फॉर एनर्जी, तो सिमिलरली एनिमल्स भी तो है, तो वो भी लिविंग बींग्स, उनको भी एनर्जी चाहिए। एंड रिक्रूटिंग सर्वेंट्स एंड आर्टिसंस टू लुक आफ्टर द सोल्जर्स। देन उसके अलावा कुछ मतलब सर्वेंट्स वगैरह को भी रिक्रूट किया जाता था, जो कि इन आर्मी सोल्जर्स को सर्व करते थे, ताकि उनका मतलब बेसिकली ध्यान रखते थे। सो फार वी हैव रेड कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि उस टाइम पे जो भी कम्युनिकेशन था इट वाज ओनली थ्रू वाटरवेज एंड लैंड। तो उस बेसिकली एक टूर को, एक सेफ टूर बनाने के लिए, प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए उसमें एक कमेटी बनाई गई थी, जिसकी फर्दर सब कमेटीज थी, और उस सब कमेटी में हर कमेटी का एक अपना काम था। नाउ नेक्स्ट इज अशोका also tried to hold his empire together by propagating धम्मा। फिर अशोका ने अपना एम्पायर और एनहांस करने की कोशिश की, तो उन्होंने कैसे की, तो ऑब्वियसली धम्मा का प्रचार करके। ठीक है, एंड धम्मा मैंने आपको बताया भी था, जो 5 प्रिंसिपल्स थे उनके, जो फॉलो करने को कहते थे। सो द प्रिंसिपल्स ऑफ विच एज वी हैव सीन वर सिंपल एंड वर्चुअली यूनिवर्सली एप्लीकेबल, और वो इतने कोई मुश्किल भी नहीं थे जिनको जो है फॉलो ना किया जा सके। those were really simple principles. So this according to him would ensure the well-being of people in this world and the next। तो इसी के थ्रू जो है एक well-being रहेगा लोगों का, लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे सिर्फ इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके। एंड इसी वजह से अशोका ने कुछ स्पेशल ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया था, जिनको बोलते थे धम्मा महामत्ता। ठीक है, ये आपका हो सकता है 1 मार्कर में कि स्पेशल जो उनके ऑफिसर्स थे वो उनको क्या कहा जाता था, या धम्मा महामत्ता का क्या काम था, तो उनका काम था कि वो धम्मा को ज्यादा से ज्यादा फैलाए। एंड धम्मा वर द प्रिंसिपल्स जो कि अशोका कहते थे कि हमें फॉलो करने चाहिए फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल द पीपल। नाउ ये आपका एक और सब टॉपिक है 3rd टॉपिक का, दैट इज एन अर्ली एम्पायर। सो इसमें हाउ इम्पोर्टेंट वाज द एम्पायर, कि अब ये जो एम्पायर है उसकी इतनी सिग्निफिकेंस क्यों थी, या इतना जरूरी वो क्यों था। सो व्हेन हिस्टोरियंस बिगैन रिकंस्ट्रक्टिंग अर्ली इंडियन हिस्ट्री इन 19th century, द इमर्जेंस ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज रिगार्डेड एज अ मेजर लैंडमार्क। ठीक है, जब अब देखिए 19th century में ही हमने ये वाली हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया है, क्योंकि हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि 1830 में जाके कहीं जेम्स प्रिंसेप ने 2 स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर किया था, ब्राह्मी एंड ख्रोष्टी, एंड उसके थ्रू हमें इंस्क्रिप्शंस की इंफॉर्मेशन मिली, और इन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चला। तो ऑब्वियसली वो जो इंस्क्रिप्शंस थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, और यहीं से पता लगता है कि मौर्यन एम्पायर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एक मेजर लैंडमार्क था। नाउ इंडिया वाज अंडर कॉलोनियल रूल एंड वाज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ऑब्वियसली अब ये 1830s का जो आपका टाइम था, वहाँ पे तो इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड ना, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स वर रूलिंग। सो 19th and early 20th century Indian historians found the possibility that there was an empire in early India, both challenging and exciting। तो ऑब्वियसली जब ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर ही रही थी, तो उस टाइम पर
इंडियंस को लगा ही था, जो इंडियन हिस्टोरियंस थे उनको लगा ही था कि एक ऐसा एम्पायर था, देयर वाज एन एम्पायर इन अर्ली इंडिया, जो कि बहुत ही एक चैलेंजिंग भी था, एक्साइटिंग भी था, क्योंकि मौर्यन एम्पायर एक्साइटिंग तो है ही, देखिए हम पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है उसके बारे में, तो इट वाज एक्साइटिंग। चैलेंजिंग वो था, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। Also, some of the archaeological finds associated with Mauryas, including stone sculptures, were considered to be an example of spectacular art typical of empires. तो जो कुछ स्कल्पचर्स मिले हैं, स्कल्पचर्स मैंने आपको बताया था कि कुछ थिंग्स, मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो थी, तो ये जो मिले हैं यही बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं कि उस टाइम पे क्या आर्ट चलती थी। So many of these historians found the message on Ashokan inscription very different from that of most of other rulers. उसके अलावा क्यों ये एम्पायर इतना इम्पोर्टेंट था, तो इट वाज बिकॉज क्योंकि जो इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिली हैं तो उसमें जो मैसेजेस लिखे गए हैं वो बहुत ही अलग हैं बाकी सभी रूलर्स से, ठीक है, जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस है, सजेस्टिंग दैट अशोका वाज द मोस्ट पावरफुल एंड इंडस्ट्रियस, ठीक है, कि अशोका बहुत ही पावरफुल थे, ताकतवर थे एंड इंडस्ट्रियस थे। इंडस्ट्रियस थे मतलब उन्होंने भी अलग अलग जो है इंडस्ट्रीज स्टार्ट की थी, लाइक you can say he was more engaged in business, okay, so as he was more humble than later rulers who adopted grandiose titles. And yes, Ashoka जो है, Ashoka was really humble. Humble क्या होते हैं, जो egoistic नहीं होते, and being humble is really important. आप ये देखिए कि अशोका को अशोका द ग्रेट हमने कहा है, अशोका ने खुद नहीं कहा कि मुझे अशोका द ग्रेट कहो। अशोका को जो ये टाइटल है द ग्रेट का, वो लोगों ने खुद अपनी मुंह से दिया। दैट शोज कि कितना वो कितने वो पावरफुल थे, कितनी लोगों को उनके लिए रिस्पेक्ट थी, है ना। ही वाज रियली हम्बल, दैट उन्होंने नहीं कहा कि आप मुझे ऐसे बोलिए, लेकिन लोग उनको खुद ऐसे बुला रहे हैं, दैट मीन्स ही हैज कॉन्कर्ड समथिंग, ठीक है, ही हैड समथिंग इन मी, जिन्होंने इन हिमसेल्फ, सॉरी, ही हैड समथिंग इन हिमसेल्फ, जिसने मतलब जिस वजह से लोग उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, सो इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट नेशनलिस्ट लीडर्स इन 20th century even regarded him as an inspiring figure, कि ऑब्वियसली यही रीजन है जिस वजह से हमारे खुद के इंडियन लीडर्स भी उन्हें एक इंस्पायरिंग फिगर की तरह ही देखते हैं। नाउ Yet, how important was Mauryan Empire? But still अभी हमें इसकी इम्पोर्टेंस का तो इतना पता लगा ही नहीं कि मौर्यन एम्पायर की इतनी इम्पोर्टेंस थी क्या, कि क्या वो इतना ज़रूरी था। So, it lasted for about 150 years. आप कहेंगे तो बहुत ही कम टाइम है, 150 साल का रूल। Obviously, yes, it is a very short period. So, it is not a very long time in the vast span of history of subcontinent. Beside, if you look at map 2, you will notice that the empire did not encompass the entire subcontinent, and even within the frontiers of empire, control was not uniform. तो देखिए अब क्या हो रहा है कि obviously हमने देखा कि जो टेन्योर मौर्यन एम्पायर का रहा वो काफ़ी कम था, एंड यस इट इज़ रियली बहुत ही छोटी सी उनकी टाइमलाइन रही। तो इसका रीज़न यही था, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वहाँ पे जो कंट्रोल था वो यूनिफॉर्म नहीं था। यूनिफॉर्म क्यों नहीं था मैंने आपको बताया, क्योंकि वहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। सो बाय द 2nd century BCE, न्यू chiefdoms एंड किंगडम्स इमर्ज्ड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, क्योंकि मौर्यन एम्पायर अब खत्म हो रहा था, तो जिस वजह से नए नए जो किंगडम्स थे वो एस्टैब्लिश होते जा रहे थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर थर्ड टॉपिक, दैट वाज एन अर्ली एम्पायर, जिसमें हमने पूरा मौर्यन एम्पायर के बारे में डिस्कस किया, जहाँ से हमने शुरू किया कि वो एस्टैब्लिश कैसे हुआ, फिर हमने पढ़ा कि उसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली, देन हमने अशोका के जो धम्मा प्रिंसिपल्स थे उनके बारे में पढ़ा। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि जब कोई भी ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन होती थी उस टाइम पे प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए कमेटीज़ काम करती थी, हर कमेटी का अपना एक काम था, 6 कमेटीज़ थी, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा अबाउट धम्मा महामत्तास, जो कि जिनका काम था कि वो धम्मा के प्रिंसिपल्स को फैलाएं। एट लास्ट हमने पढ़ा कि ये जो मौर्यन एम्पायर है क्या वो इतना इम्पोर्टेंट था या नहीं था, जिसमें हमने पढ़ा कि यस ऑब्वियसली इसका जो टेन्योर था वो छोटा था, क्योंकि उस टाइम पे जो सिस्टम था यूनिफॉर्म नहीं था, बट एट द सेम टाइम स्टिल जो इंस्क्रिप्शंस थे वो बहुत बड़े सोर्स ऑफ नॉलेज थे, एंड अशोका वाज रियली हम्बल एज कम्पेयर टू अदर लीडर्स, ठीक है, एंड जिन्हें आज भी इंस्पायरिंग फिगर माना जाता है। सो फॉर दिस, thank you very much and stay tuned for the upcoming videos.